एक छोटा सा गांव, गुजरात का चोरवाड़, और एक आम स्कूल टीचर का बेटा जिसके पास ना पैसा था ना कोई बिजनेस बैकग्राउंड, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। ये कहानी है धीरू भाई अंबानी की। 1932 में जन्मे धीरू भाई एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। बचपन से ही उन्होंने स्ट्रगल देखा और शायद वही स्ट्रगल उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। सिर्फ 16 साल की एज में वो इंडिया छोड़कर चले गए एडन, यानी आज का यमन। वहां उन्होंने एक कंपनी में छोटी सी जॉब शुरू की, पेट्रोल पंप पे काम करते थे। लेकिन यहां ट्विस्ट आता है। जहां दूसरे लोग जॉब कर रहे थे, धीरू भाई सीख रहे थे बिजनेस का गेम। उन्होंने देखा कैसे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, कैसे पैसा बनता है और कैसे स्मार्ट लोग सिस्टम को समझकर प्रॉफिट कमाते हैं। एक बार उन्होंने एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी पकड़ी। यमन की करेंसी का कॉइन, उसका सिल्वर वैल्यू मार्केट में ज्यादा था उसके एक्चुअल वैल्यू से। धीरू भाई ने क्या किया, उन्होंने कॉइन्स खरीदे, उन्हें पिघलाया और सिल्वर बेच दिया प्रॉफिट में। ये इलीगल नहीं था, लेकिन ये दिखाता है उनका दिमाग कैसे काम करता था। रिस्क लेने का करेज और अपॉर्चुनिटी देखने की नजर, यही उन्हें अलग बनाता था। कुछ साल बाद 1958 में धीरू भाई वापस इंडिया आए। पॉकेट में सिर्फ 500 रुपए, लेकिन दिमाग में एक विजन, मुझे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनानी है। 500 रुपए लेकर इंडिया वापस आए धीरू भाई अंबानी और शुरू की एक छोटी सी कंपनी, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। ऑफिस बस 350 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा रूम मुंबई के मस्जिद बंदर में। लेकिन यहां से शुरू हुआ एक डेंजरस बिजनेस गेम। धीरू भाई ने शुरू किया स्पाइसेस का एक्सपोर्ट, इलायची, हल्दी, अदरक, और साथ ही इंपोर्ट करने लगे पॉलिएस्टर यार्न। अब यहां आता है उनका मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी। जब दूसरे ट्रेडर्स क्या कर रहे थे, कम माल ज्यादा प्रॉफिट, धीरू भाई ने क्या किया, ज्यादा माल कम प्रॉफिट। सुनने में गलत लगता है, लेकिन जीनियस यही था। कभी कभी तो वो लॉस में भी माल बेचते थे। अब सवाल ये है, लॉस में कौन बिजनेस करता है? यही ट्विस्ट है। उस टाइम इंडिया में एक सिस्टम था, एक्सपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट लाइसेंस मिलेगा। धीरू भाई समझ गए थे रियल पैसा स्पाइसेस में नहीं, पॉलिएस्टर में है। तो उन्होंने क्या किया, स्पाइसेस को कभी कभी लॉस में एक्सपोर्ट किया ताकि उन्हें ज्यादा इंपोर्ट लाइसेंस मिले, और फिर पॉलिएस्टर इंपोर्ट करके 100% 300% तक प्रॉफिट कमा लिया। ये था उनका लॉस से प्रॉफिट मॉडल। और एक और सीक्रेट, स्पीड। जहां दूसरे लोग एक डील 7 दिन में करते थे, धीरू भाई 2 दिन में 3 डील्स कर देते थे। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी, मतलब पैसा रुकना नहीं चाहिए, घूमना चाहिए। इसी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी की वजह से उनका बिजनेस तेज स्पीड से ग्रो होने लगा। लेकिन सब लोग उनके जैसे रिस्क लेने को रेडी नहीं थे। इसी वजह से उनका पार्टनरशिप भी टूट गया, क्योंकि धीरू भाई सेफ खेलने वाले नहीं थे, वो बड़ा खेलने वाले थे। धीरू भाई अंबानी ने ट्रेडिंग में सक्सेस तो पा ली थी, लेकिन उन्हें एक बात क्लियर समझ आ गई थी, ट्रेडिंग बिजनेस कभी भी स्टेबल नहीं होता। गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं, मार्जिन्स फ्लक्चुएट होते हैं, और अगर बड़ा बनना है तो सिर्फ बेचना नहीं, बनाना पड़ेगा। यहीं से आता है उनका नेक्स्ट बिग मूव। 1966 में धीरू भाई ने शुरू की रिलायंस टेक्सटाइल्स और गुजरात के नरोडा में लगाया अपना पहला टेक्सटाइल प्लांट। लेकिन ये कोई नॉर्मल फैक्ट्री नहीं थी। जहां इंडिया के बाकी मिल्स पुरानी मशीन्स यूज कर रहे थे, धीरू भाई ने लगाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उनका विजन सिंपल था, बेस्ट क्वालिटी, लोएस्ट कॉस्ट। और फिर लॉन्च हुआ एक ब्रांड जो हर घर का नाम बन गया, विमल। अब प्रॉब्लम ये थी, मार्केट ऑलरेडी डोमिनेटेड था बड़े प्लेयर्स से, जैसे बॉम्बे डाइंग। तो धीरू भाई ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने ब्रांड बनाया। उन्होंने 1 करोड़ का एडवर्टाइजिंग बजट लगाया, जो उस टाइम कंपेटिटर्स से 3-4 गुना ज्यादा था, और एक पावरफुल स्लोगन दिया, ओनली विमल। ये लाइन पूरे इंडिया में फेमस हो गई। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। होलसेलर्स ने उनका प्रोडक्ट रखने से मना कर दिया, कंपटीशन के प्रेशर की वजह से। अब आम बिजनेसमैन क्या करता, वेट करता। लेकिन धीरू भाई ने सिस्टम ही तोड़ दिया। उन्होंने डायरेक्ट रिटेलर्स को सेल करना शुरू किया, बेटर मार्जिन दिया, बेटर क्रेडिट दिया, और धीरे धीरे उन्होंने अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लिया। ये इंडिया का पहला लार्ज स्केल रिटेल नेटवर्क बन गया। रिजल्ट, रिलायंस का रेवेन्यू एक्सप्लोड करने लगा और विमल बन गया इंडिया का टॉप टेक्सटाइल ब्रांड। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था। 1970s का इंडिया,
स्टॉक मार्केट सिर्फ रिच लोगों का गेम था। बैंक्स ने धीरूभाई अंबानी को लोन देने से मना कर दिया। उन्हें लगता था उनका बिजनेस रिस्की है, लेकिन धीरूभाई रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने डिसाइड किया, मैं पैसा पब्लिक से उठाऊंगा। 1977 में रिलायंस ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। 2.8 मिलियन शेयर्स, 10 रुपीस पर शेयर। और फिर जो हुआ वो इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हुआ। आईपीओ 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया और 58,000 से ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब यहां जीनियस क्या था? धीरूभाई सिर्फ पैसा रेज नहीं कर रहे थे, वो एक मूवमेंट क्रिएट कर रहे थे। वो छोटे शहरों में गए, लोगों को समझाया शेयर मार्केट क्या होता है, आम आदमी को इन्वेस्टर बना दिया, और यहीं से शुरू हुआ इंडिया का इक्विटी कल्चर। धीरूभाई ने अपने इन्वेस्टर्स को कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। रेगुलर डिविडेंड दिया, बोनस शेयर्स दिए, और उनके एनुअल जनरल मीटिंग्स स्टेडियम्स में होती थीं। हजारों लोग आते थे। लोग रिलायंस को कंपनी नहीं, फैमिली समझने लगे। लेकिन धीरूभाई यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक और पावरफुल फाइनेंशियल टूल यूज किया, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। मतलब आज लोन लो, कल उसे शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। इससे क्या हुआ? इंटरेस्ट का बर्डन कम हो गया और इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट मिला। ये था उनका फाइनेंशियल जीनियस। उन्होंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, उन्होंने सिस्टम को रीडिजाइन किया, और अब रिलायंस रेडी था नेक्स्ट लेवल के एक्सपेंशन के लिए। अब तक धीरूभाई अंबानी ने एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बना लिया था, लेकिन उनका विजन अभी भी काफी बड़ा था। उन्होंने एक सिंपल सवाल पूछा, अगर मैं रॉ मटेरियल भी खुद बनाऊं तो प्रॉफिट कितना बढ़ सकता है? और यहीं से शुरू होती है उनकी सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मतलब फाइनल प्रोडक्ट से रिवर्स जाओ और हर स्टेज को खुद कंट्रोल करो। टेक्सटाइल बनाने के लिए पॉलिएस्टर चाहिए, पॉलिएस्टर के लिए केमिकल्स चाहिए, और केमिकल्स के लिए पेट्रोलियम चाहिए। धीरूभाई ने डिसाइड किया, मैं सब कुछ खुद बनाऊंगा। 1980s में उन्होंने पाताल गंगा में प्लांट लगाया, जहां पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न बनने लगा। इसका फायदा क्या हुआ? इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम हो गई, कॉस्ट कंट्रोल उनके हाथ में आ गया। फिर उन्होंने और बैकवर्ड मूव किया, पीटीए, एमईजी जैसे रॉ मटेरियल्स के प्लांट्स लगाए, और रिलायंस टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल जायंट बन गया। लेकिन सक्सेस के साथ आई एक बड़ी फाइट, द पॉलिएस्टर वॉर। उनका डायरेक्ट कंपटीशन था नुस्ली वाडिया से। दोनों अलग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, और मार्केट में एक इंटेंस राइवलरी शुरू हो गई। मीडिया अटैक्स हुए, स्टॉक मार्केट में उनके शेयर्स को गिराने की कोशिश हुई। एक टाइम ऐसा भी आया जब रिलायंस कोलैप्स के एज पर था। लेकिन यहां धीरूभाई की असली स्ट्रेंथ दिखी। उन्होंने पैनिक नहीं किया, उन्होंने फाइट किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, उनके इन्वेस्टर्स ने उनका साथ नहीं छोड़ा। यही था उनका रियल पावर, ट्रस्ट। धीरूभाई ने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई थी, उन्होंने एक लॉयल इकोसिस्टम क्रिएट किया था, और इसी स्ट्रेंथ के साथ रिलायंस ने वापस कमबैक किया, और अब गेम और भी बड़ा होने वाला था। 1990s का टाइम, इंडिया लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। रूल्स धीरे धीरे चेंज हो रहे थे, और धीरूभाई अंबानी ने एक और मैसिव अपॉर्चुनिटी देख ली। अब उनका विजन क्लियर था, टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल और पेट्रोकेमिकल से एनर्जी, मतलब फाइबर से फ्यूल तक का कंप्लीट कंट्रोल। इस विजन को रियलिटी बनाने के लिए उन्होंने शुरू किया अपना सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जामनगर रिफाइनरी। गुजरात के जामनगर में बनाया गया ये प्लांट सिर्फ इंडिया का नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रास रूट्स रिफाइनरी प्रोजेक्ट बन गया। और सबसे शॉकिंग बात, ये प्रोजेक्ट सिर्फ 36 मंथ्स में कंप्लीट हो गया। जहां बड़े प्रोजेक्ट सालों तक डिले होते हैं, रिलायंस ने रिकॉर्ड टाइम में इसे खड़ा कर दिया। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? अब रिलायंस सिर्फ टेक्सटाइल या केमिकल्स कंपनी नहीं थी, वो एक ग्लोबल एनर्जी प्लेयर बन चुकी थी। रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ उनके कंट्रोल में था। ये था धीरूभाई का अल्टीमेट बिजनेस मॉडल, कंट्रोल द इंटायर वैल्यू चेन। और इसी टाइम पर रिलायंस ने और एक और बड़ा स्टेप लिया, कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस डिस्कवरी, जो इंडिया के लिए एक मेजर एनर्जी ब्रेक थ्रू था। अब रिलायंस एक ऐसी कंपनी बन चुकी थी जिसका स्केल और विजन दोनों ग्लोबल लेवल का था। और ये सब पॉसिबल हुआ एक आदमी के विजन की वजह से, जो 500 रुपए से शुरू हुआ था। अब सवाल ये है, उनकी सक्सेस का सीक्रेट क्या था? धीरूभाई अंबानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक माइंडसेट थे। उनकी सक्सेस के पीछे कुछ पावरफुल प्रिंसिपल्स थे, जिन्हें आज भी टॉप एंटरप्रेन्योर्स फॉलो करते हैं। चलिए उन 5 प्रिंसिपल्स को समझते हैं। 1. थिंक बिग, थिंक फास्ट। धीरूभाई का मानना था, छोटा सोचोगे तो छोटा ही मिलेगा। उन्होंने हमेशा बड़ा सोचा,
और उससे भी फास्ट एग्जीक्यूट किया। जब लोग प्लान बनाते रह गए, वो एक्शन ले चुके होते थे। 2. रिस्क लेना जरूरी है। उनके लिए रिस्क लेना चॉइस नहीं, रिक्वायरमेंट था। लेकिन वो ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते थे। हर डिसीजन के पीछे रिसर्च होता था। कैलकुलेटेड रिस्क ही उनकी स्ट्रेंथ थी। 3. पीपल आर द रियल पावर। उन्होंने हमेशा कहा, कंपनी का असली एसेट मशीन्स नहीं, लोग होते हैं। वो टैलेंट को डिग्री से नहीं, कैपेबिलिटी से जज करते थे और अपनी टीम को ओनरशिप फील करवाते थे। 4. स्पीड इज एवरीथिंग। धीरू भाई के लिए स्पीड एक वेपन था। प्रोजेक्ट्स फास्ट कंप्लीट करना, डिसीजंस जल्दी लेना। इसी वजह से वो कंपटीशन से हमेशा आगे रहे। उनका बिलीफ था, जो तेज चलेगा वही जीतेगा। 5. रिलेशनशिप और ट्रस्ट। उन्होंने बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट का गेम नहीं माना, बल्कि रिलेशनशिप्स का नेटवर्क समझा। एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स सबके साथ ट्रस्ट बिल्ड किया और जब क्राइसिस आया, यही लोग उनके साथ खड़े रहे। ये 5 प्रिंसिपल सिंपल लगते हैं, लेकिन इन्हें अप्लाई करना ही रियल गेम है। और इसी माइंडसेट की वजह से एक आम आदमी बना इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट। एक आदमी जिसने 500 रुपए से शुरुआत की और अपनी जिंदगी के एंड तक एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जिसे दुनिया आज रिलायंस के नाम से जानती है। 1977 में जब रिलायंस स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई, तब कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 70 करोड़ रुपए था और 2002 तक 75,000 करोड़ प्लस। नेट प्रॉफिट 1.3 करोड़ से बढ़कर 3,000 करोड़ हो गया। यह सिर्फ ग्रोथ नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन था। रिलायंस के पास लाखों शेयर होल्डर्स थे, आम लोग, मिडिल क्लास, जो पहली बार स्टॉक मार्केट से जुड़े। धीरू भाई ने उन्हें सिर्फ पैसा नहीं दिया, उन्हें बिलीव दिया कि इंडिया में भी कोई जीरो से शुरू करके टॉप तक पहुंच सकता है। उन्होंने पुराने बिजनेस हाउसेस का डोमिनेंस तोड़ दिया और एक नया एरा स्टार्ट किया, जहां बिजनेस सिर्फ इनहेरिटेड नहीं, बिल्ड भी किया जा सकता है। उनका इंपैक्ट सिर्फ रिलायंस तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने इंडिया का इक्विटी कल्चर बनाया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को पुश किया और एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। 6 जुलाई 2002 धीरू भाई अंबानी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनका विजन, उनका माइंडसेट आज भी जिंदा है। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है, पैसा छोटा हो सकता है, लेकिन सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। 500 रुपए से शुरू हुई ये कहानी आज लाखों लोगों के सपनों का इंस्पिरेशन बन चुकी है। अब सवाल ये है, आप अपनी कहानी कब शुरू करोगे?